हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। ठीक है, तो वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति परिचय, इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे, यानी इसके सवालों को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे समझेंगे कि यूक्लिड ज्यामिति क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे और पूरा एक्सरसाइज के सवालों को भी सॉल्व करेंगे, प्लस आपको ये भी समझाएंगे कि क्या होता है अभिधारणा, क्या होता है यूक्लिड। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए देखिए इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का बात का ध्यान रखना है वो क्या है। देखिए हम सबको एक एक करके लिख दिए, आपको इसको पॉइंट को ध्यान रखना है। क्या क्या है? देखिए पहला पॉइंट है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। तो एक बिंदु अगर हम ड्रॉ किए, ठीक है, उसका कोई भाग नहीं होता है, मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई कुछ उसमें होता है? नहीं होता है, बिंदु का कोई भाग नहीं होता है। तो बिंदु आपस में क्या है? सिर्फ बिंदु है, ना ही उसका लंबाई होता है, ना ही इसका क्या होता है, चौड़ाई होता है। यानी ये सिर्फ क्या है? एक बिंदु है। तो वही बोल रहा है एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, यानी न लंबा न चौड़ा। ठीक है, आगे दूसरा बोल रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कि एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा जो होती है चौड़ाई रहित होती है, यानी अगर हम रेखा ड्रॉ करेंगे तो इसका जो चौड़ाई होगा, इन इसको हम थिकनेस कुछ नहीं मानेंगे, ये सिर्फ क्या होगा, लंबाई हम इसको मानते हैं, चौड़ाई हम इसको रहित मतलब चौड़ाई नहीं मानते इसमें। ठीक है, चौड़ाई का हम इसमें मेजर नहीं करते हैं। ये नहीं कि 10 सेंटीमीटर मोटाई है तो ये मोटा हो गया, नहीं, इसमें हम चौड़ाई रहित इसको मानते हैं। तो जब भी रेखा को लेते हैं क्या, तो उसका थिकनेस को हम नहीं ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो बता दिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। जैसे एक रेखा हम ड्रॉ किए, इसके दो सिरे पे क्या रहेंगे? दो बिंदु रहेंगे। जैसे यहाँ पे ए दे दिए, यहाँ पर बी दे दिए, तो ये उसका क्या हो गया? बिंदु हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। तो एक रेखा स्वयं पर ऐसी रेखा है जो कि बिंदुओं के साथ, देखिए सब जगह इस पर बिंदु है कि नहीं, सब जगह इस पर बिंदु होगा। तो ये बिंदुओं पर क्या है? सपाट रूप से, यानी टू डायमेंशनल, ये सपाट रूप से अटैच है। किस बिंदुओं से? इसमें जो बिंदु बीच में आ रहा है उस सब बिंदु को मिलाने वाला ये क्या है? रेखा है। ठीक है, आगे क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ यानी हम अगर सरफेस बनाए तो इसमें क्या होगा? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा। ठीक है, सरफेस की बात करें तो उसमें सिर्फ क्या? लंबाई और चौड़ाई, जिसको हम 2D कहते हैं। 2D, 2D में क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, तो वो हो गया क्या? सतह। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सतह। ठीक है, अब जैसे देखिए नेक्स्ट क्या है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। पृष्ठ के किनारे क्या होती है? रेखाएं होती है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि ये रेखा है, ये किनारे क्या है? रेखा है, ये भी रेखा है। तो पृष्ठ का किनारा कैसा होता है? रेखीय होता है। ये हो गया रेखा, ये भी एक रेखा हो गया। तो पृष्ठ का किनारा क्या? रेखीय। आगे एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। तो अगर हम एक समतल बनाए, मान लीजिए एक समतल बनाए, तो ये जो स्वयं पर एक सीधी रेखा में स्थित है, सपाट रूप से स्थित है कि नहीं, अंदर में अगर हम ये एक रेखा बना दें तो उस पर किस प्रकार स्थित है? सपाट रूप से स्थित है। तो वही बोल रहा है कि एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर यानी इस पर, किस पर? स्वयं पर सीधी रेखाओं के सपाट रूप से स्थित है। एक सीधी रेखा पर सपाट रूप से स्थित होता है, तो कौन होता है वह होता है समतल पृष्ठ। ठीक है, तो समतल पृष्ठ किस तरह स्थित होता है? सपाट रूप से। आगे देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है? अभिगृहित। अभिगृहित क्या होता है? देखिए अभिगृहित का बात करेंगे हम और अभिधारणा का बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए अभिगृहित, अभिगृहित हम किसको कहेंगे? तो वैसे कथन जिन्हें हम सत्य मानकर चलते हैं, वैसे कथन जिन्हें हम सत्य मानकर चलते हैं, ठीक है, उसको हम सिद्ध नहीं करते हैं, बस मान के चलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा मेरा? अभिगृहित। सिर्फ हम सत्य मानकर उसको चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जिन्हें सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है, जिसको हम सिद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ सत्य मानकर चलेंगे, उसके हिसाब से यानी उसी के अनुसार हम क्या करेंगे? अभिधारणाओं को सिद्ध करेंगे, लेकिन अभिगृहित को सिद्ध नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि अभिगृहित को सिद्ध नहीं किया जाता है, इसको हम सिर्फ सत्य मानकर चलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, ये पहले से ही स्पष्ट होती है। ये पहले से ही क्या होती है? स्पष्ट होती है। ठीक है, कुछ अभिगृहित को भी हम कवर करेंगे, कुछ अभिगृहित को भी बताएंगे कि क्या होता है अभिगृहित। तो पहले आप इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान जाइए कि क्या क्या इसमें गुण है। तो क्या गुण है कि ये पहले से ही स्पष्ट होते हैं, इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन कथनों के आधार पर अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। इनके कथनों के आधार पर, इसी का कथन के अनुसार पर हम अन्य कथनों को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। इसी के हेल्प से हम क्या करते हैं? दूसरे को भी सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसको नहीं सिद्ध करते हैं, यानी इसके अनुसार से हम दूसरे को भी सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ अभिगृहित को देखते हैं। यूक्लिड के कुछ अभिगृहित, जिसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट बना के इसको लिख दिए। पहला देखिए क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। यानी एक दूसरे के बराबर, मान लीजिए एक कोई वस्तु है, वो गोल है और दूसरा वस्तु भी वही साइज का है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो वस्तु के बराबर होती है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है तो एक दूसरे के बराबर होती है। तो जब ये बराबर है तो इसका सब चीज बराबर होगा कि नहीं? साइज, वेट सब बराबर होगा। जब सब वस्तु सेम है तो दोनों वस्तु आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ सिद्ध करने का जरूरत नहीं है, इसको बस आपको समझना है कि दो जो एक वस्तु के बराबर हो, वे यानी हो एक दूसरे के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि बराबर, यहाँ बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? बराबरों छूट गया है, हम दे देते हैं फिर से, यहाँ बराबरों। ठीक है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। मान लीजिए बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, ये जितना है ये भी इतना है। ठीक, ये जितना है ये भी उतना है। ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है क्या कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तो ये बराबरों को बराबरों में अगर हम जोड़ेंगे तो 3 + 3 6 होगा। तो पूर्ण इसका कितना होगा? वो भी 6 होगा। तो बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो वो भी क्या होगा? पूर्ण बराबर होगा। पूर्ण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यदि बराबरों को बराबरों में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, हम बराबरों को बराबरों में जोड़े तो पूर्ण भी क्या मिला? हमको बराबर मिला। अगर हम बराबरों को बराबरों में घटाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ 4 है, 4 सेंटीमीटर है, इसको हम बराबर बराबर भागों में घटा दिए। ये 2 इधर घटा दिए, इधर 2 ले लिए और नीचे भी इधर 2 ले लिए। तो ये जो हम बराबर बराबर घटाए, ठीक है, ये भी 2 लिए, इधर भी 2 लिए, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? शेषफल भी बराबर होंगे। तो वही बोल रहा है कि शेषफल भी ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दो और ये दो भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने का जरूरत नहीं है, बस आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के संपाती होती है। परस्पर संपाती होती है, एक दूसरे के संपाती होती है। यानी ये जितना तो ये भी उतना, तो ये दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? संपाती। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मान लीजिए पूर्ण कोई संख्या है 10, इसका भाग है 2, तो 2 से बड़ा होगा कि नहीं? 2 और 2 गुनी 5, ये इससे 10 बनेगा, तो 2 से बड़ा होगा कि नहीं? 10। तो कोई भी पूर्ण है, जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल बनाया, ठीक, और यहाँ से यहाँ इसका भाग हो गया, एक छोटा सा भाग इसका क्या हो गया, जिसको हम चाप कहते हैं। तो चाप यहाँ से यहाँ हम दे दिए इसको आर्क। ठीक है, तो बोलेंगे ये जो है ये पूर्ण, ये पूर्ण हुआ एक सर्कल अपने भाग से, यानी इस छोटे वाले भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। तो छोटे से बड़ा ही होगा। जैसे हम किसी भी वस्तु का बात करें, उसका कोई भी पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स से वो क्या होगा? वस्तु का साइज बड़ा ही होगा। तो वही बोल रहा है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यानी कोई वस्तु जिस मटेरियल से बना हुआ है तो उससे वह क्या होगा? बड़ा ही होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक ही वस्तुओं के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। मान लीजिए एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है जिसका साइज है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, एक छड़ी है, ठीक, और फिर दूसरा भी वस्तु वही है और वो भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोल रहा है क्या? एक ही वस्तुओं के दो गुने बराबर होते हैं। अगर हम इसी का दो गुना कर दें, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर था और दूसरा भी इसको दो गुना कर देंगे तो वो भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और ये आपस में क्या? ये भी तो आपस में बराबर। ठीक है, तो जब दुगुना करेंगे तो बराबर बराबर ना दुगुना होगा, बराबर बराबर इक्वल इक्वल भागों में विभाजित हो जाए, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो दोगुना जब भी किसी वस्तु का करेंगे, मान लीजिए ये इसका डबल ये, तो ये आपस में क्या? बराबर। और क्या बोल रहा है नेक्स्ट कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अब आधे करेंगे तो वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको भी दिखाते हैं, चलिए देखिए।
आपको ध्यान से देखना है, ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक ही वस्तुओं के आधे बराबर होते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है, इसको आधा करेंगे यहाँ तो ये 5 सेंटीमीटर, इधर इधर भी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी आपस में बराबर होगा कि नहीं, 5 और 5। तो आधा जब होगा कब, जब दोनों आपस में बराबर होगा। तो वही बोल रहा है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अब जो ये सब पॉइंट है, क्या हम इसको सिद्ध करेंगे? क्यों करेंगे? इसका सिद्ध करने का जरूरत नहीं है, इसको हमको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो अभिगृहित है, अभिगृहित को सिद्ध नहीं किया जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, अभिगृहित को सिद्ध हम नहीं करते हैं, बस इसके हेल्प से हम अभिधारणाओं को सिद्ध करते हैं एंड प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि एक ही वस्तु की, ये जब जितना भी पॉइंट है इसको आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब अभिगृहित की बात करते हैं। पहला क्या है अभिगृहित? 5.1, दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। मान लीजिए दो बिंदु है, पहला बिंदु है ए, ठीक है, पहला बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी। तो ये दोनों बिंदुओं से कितना रेखा हम खींच सकते हैं? तो इसके बीच से हम एक ही रेखा सिर्फ खींच सकते हैं, जो कि सरल रेखा होगा, जो कि हम खींच दिए। ठीक है, तो दो बिंदुओं से होकर सिर्फ हम एक रेखा हम ड्रॉ कर सकते हैं, यानी अद्वितीय। द्वितीय का मतलब होता है क्या? अगर हम द्वितीय की बात करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम द्वितीय की बात करें, द्वितीय, तो द्वितीय का मतलब दो रेखा। अद्वितीय, अ मतलब हो गया क्या? द्वितीय नहीं, इसका मतलब द्वितीय नहीं तो क्या? सिंगल, एक लाइन। तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगा कि नहीं? ठीक है, तो दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको क्या ध्यान में रखना है अब? अभिधारणा। अभिधारणा अभिगृहित तो 5.1 हम चेक कर लिए, ठीक है, कि दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अब इसको हम सिद्ध करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अभिगृहित को सिद्ध नहीं किया जाता है, बस मान के इसको चला जाता है कि ये है। कैसे है वो भी पता चल गया होगा कि दो बिंदुओं से हम एक ही रेखा खींच सकते हैं और रेखा नहीं खींच सकते हैं। अब बात करते हैं हम अवधारणा का। अभिधारणा देखिए क्या है? अभिधारणा वैसे कथन जो सत्य होते हैं परंतु उन्हें सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है, सॉरी अनिवार्य है, नहीं नहीं यहाँ पे है, तो इसको अनिवार्य करना होता है, सिद्ध करना होता है। सत्य तो होते हैं परंतु इनको क्या करना होता है? सिद्ध करना पड़ता है। आगे देखिए, कथन को सिद्ध करने के लिए अभिगृहितों के कथनों का, अभिगृहित कथनों का प्रयोग करना होता है। यानी अगर हम इसके कथन को सिद्ध करेंगे, किसके? अभिधारणा के कथन को सिद्ध करेंगे, तो हमको अभिगृहित के कथनों का हेल्प लेना पड़ेगा। उसी के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं? अभिधारणा को सिद्ध कर सकते हैं, यानी इसके कथन को हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिधारणा, कुछ अभिधारणा भी देख लेते हैं, जिसमें अभिधारणा फर्स्ट देखिए क्या है? अभिधारणा फर्स्ट क्या है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु यहाँ हुआ, दूसरा बिंदु ये हुआ, इसके बीच एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है? एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए एक शांत रेखा है, ये एक रेखा है जो कि यहाँ पर रुका हुआ है, यहाँ पर आके क्या हो गया? रुका हुआ है। ये ए भी एक रेखा है, ठीक है, ये रेखा है शांत रेखा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? बढ़ा भी सकते हैं। कहाँ? अनिश्चित, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो वही बोल रहा है अभिधारणा टर्म क्या? कि अनिश्चित रूप से इसे बढ़ाया जा सकता है। आगे क्या है? अभिधारणा 3 में देखिए, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर, जैसे एक केंद्र मान लेंगे ये ओ और एक त्रिज्या मान लेंगे, इससे एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। ठीक है, आगे सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक ये समकोण हो गया 90 डिग्री का, अगर हम ऐसे बनाएं ये, तो ये भी तो समकोण 90 डिग्री का, तो ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ऐसे हम ये बना दिए तो ये भी 90 डिग्री, तो सभी समकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब अभिधारणा 5 क्या है कि यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरकर, एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरकर, एक सीधी रेखा है दो रेखाओं पर गिरकर, मान लीजिए एक रेखा ये, एक रेखा ये, दो रेखाओं पर गिरकर एक ही ओर दो अंतःकोण, एक ही ओर दो अंतःकोण, एक ये कोण हो जाएगा, एक ये कोण हो जाएगा। दो अंतःकोण, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो।
अगर हम ये दोनों की बात करें तो ये समकोण से अधिक होगा क्योंकि फैलाव ज़्यादा है। अगर हम इधर की बात करें तो ये क्या होगा, समकोण मतलब 180 डिग्री से कम होगा। यानी वही बोल रहा है कि इन दोनों कोणों का योग, इन दो कोणों का योग, एक ये और एक ये, इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से, दो समकोण मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कितना दो समकोण हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से अगर कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि छोटा वाला साइड की तरफ बात कर रहा है। तो छोटा वाला साइड की जब बात कर रहा है तो उधर क्या होगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 90 डिग्री से कम हो रहा है, सॉरी दोनों का योग 180 डिग्री से कम हो रहा है। अगर दोनों का योग 180 डिग्री हो जाए, मान लीजिए ये दोनों रेखा समांतर है, तो ये दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। यानी तो हम ऐसे भी करेंगे, तिर्यक रेखा देंगे तो ये दोनों का भी योग कितना होना चाहिए, ये भी 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तब वो रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, अगर 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है, तो जिस ओर कम हो रहा है इसका मतलब उसी ओर वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और जिस ओर अधिक है, मान लीजिए इधर अधिक है, इधर अधिक हो रहा है कि नहीं 180 डिग्री, तो इधर क्या होगी, फैलाव हो जाएगा, इधर कट क्रॉस नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, और ये दोनों का योग अगर 180 डिग्री पूर रहा है, ये दोनों का योग एक ही ओर के अंतःकोणों का योग अगर दो समकोण के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर ये दोनों का योग, ये दोनों का योग मान लीजिए एक तिर्यक रेखा है और एक रेखा ये हुआ, ये तिर्यक रेखा, अब ये दोनों का योग अगर 180 डिग्री से कम आ रहा है, इसका मतलब इधर कम एंगल बन रहा है, कम एंगल बन रहा है तो ये कहीं न कहीं जाके क्या होगा, चिपकेगा, मतलब सीधा में चिपकेगा जाके, आपको सीधा बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो जब एक दूसरे को क्रॉस कर देगा, प्रतिच्छेद कर देगा यहाँ पर, ठीक है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री, तब क्या होगा समांतर। नहीं तो कम आया तो जिस साइड कम होगा वही साइड वो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो वही बोल रहा है, देखिए क्या कि कोणों का योग मिलकर दो समकोणों के योग, दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह दो समकोण से कम होता है। तो जिधर देखिए, जिधर कम हुआ, इधर कम हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इधर कम हुआ कि नहीं, हाँ इधर कम हुआ, तो ये इधरे बढ़ाने पर ना कमा, ठीक है, तो ये इधर बढ़ाने पर क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को काटेगा। तो वही बोल रहा है क्या कि समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है, मैंने मिल जाती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है जिस ओर यह दो समकोण से कम होता है। तो जिस तरफ ये एंगल कम रहेगा उधर क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। जहाँ अधिक होगा 180 डिग्री, इसका मतलब उधर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अब प्रमेय 5.1, ये क्या है कि दो भिन्न रेखाओं, मान लीजिए एक रेखा ये है, ठीक है, एक रेखा ये है और एक दूसरी रेखा ये है, दो भिन्न रेखाओं से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। इसका उभयनिष्ठ बिंदु कुछ है क्या, हम कह सकते हैं कुछ उभयनिष्ठ बिंदु नहीं। अगर हम दो रेखा एक ये दे दिए एक ये दे दिए तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु ये होगा कि नहीं। अब क्या एक बिंदु से ज्यादा उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है, नहीं हो सकता। दो रेखा का, अगर दो भिन्न रेखाओं की बात करें तो एक से ज्यादा उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। एक ऐसे रेखा दिए एक ऐसे रेखा दिए, ये तो रेखा नहीं कहलाएगा, रेखा क्या होगा, सीधी रेखा, तो ये हम नहीं दे सकते हैं। अगर हम ऐसे दिए तब यहाँ पर क्या होगा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो वही बोल रहा है कि एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। तो क्या एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु हुआ, नहीं हुआ, एक ही ना होगा। तो ये क्या है, थ्योरम है, इसको सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है। क्यों, क्योंकि एग्जाम्स में ये थ्योरम नहीं पूछता है। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज का सवाल पहला, एक्सरसाइज 5.1 क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए, यानी अपने उत्तरों का कारण भी हमको देना है। ठीक है, जिसमें पहला है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु देखिए, अगर हम ये बिंदु एक ड्रॉ किए, क्या इस पर एक ही रेखा खींची जा सकती है, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से, यानी एक नहीं अनंत रेखा खींच सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, असत्य हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको क्या लिख देना है, औसत, क्योंकि एक बिंदु से होकर अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। आगे देखिए, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इससे असंख्य रेखाएं जा सकती है? नहीं, एक ही रेखा जा सकती है। आई बोल रहा है क्या, असंख्य रेखाएं जा सकती है, रेखाएं है, इसका मतलब ये गलत है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से लेकर, अभी हम तुरंत देखें कि दो बिंदुओं से लेकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ एक रेखा। ठीक है, आगे एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। शांत रेखा इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, ये भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये अगर ए है, ये बी है, और हम यहाँ किसका बात किए, रेखा का बात किए। रेखा खंड नहीं है, यहाँ पे क्या है, रेखा है। तो रेखा हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम बढ़ा सकते हैं। रेखा क्या रहता है, दोनों ओर हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रेखाखंड को नहीं बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड में क्या हो जाएगा, ये रेखाखंड हो गया। क्यों, क्योंकि ये, इससे हम आगे नहीं कर सकते, लेकिन रेखा को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो वही ये देखिए, सत्य है। क्यों सत्य है, पता चल गया होगा। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यदि दो वृत्त बराबर है, दो वृत्त मेरा बराबर है, एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया, ये दोनों वृत्त आपस में बराबर है। ठीक है, तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। क्या इसका त्रिज्या अलग होगा, त्रिज्या भी तो आपस में बराबर होगा। जब ये सर्कल बराबर है, जब ये सर्कल बराबर है, तो ये भी तो आपस में क्या होगा, त्रिज्या इसका बराबर होगा। तो इस मतलब ये सत्य होगा या असत्य, तो ये सत्य होगा, त्रिज्या भी आपस में बराबर। ठीक है, तो वही है क्या कि सत्य है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो वे संपाती भी होंगे, अतः संपाती होने पर इनका केंद्र तथा परिधि भी संपाती होंगे। इस प्रकार दोनों वृत्त की त्रिज्या भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, आकृति 5.9। आकृति है जिसमें ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है, ए है, ए बी है और पी क्यू ये है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। अब पी क्यू के बराबर कौन है, एक्स और वाई, ये दोनों भी आपस में बराबर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, और पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर। ठीक है, तो पी क्यू के बराबर ये है, तो पी क्यू की जगह देखिए, पी क्यू ए बी के बराबर है, तो पी क्यू की जगह हम ए बी रख सकते हैं ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो ओवरऑल ए बी बराबर एक्स वाई हम लिख सकते हैं, यानी ये और ये आपस में बराबर होगा। यदि ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आपको क्या लिख देना है कि सत्य है, सत्य होगा कि नहीं होगा, ए बी बराबर एक्स वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर एक्स वाई। क्यों, क्योंकि ये सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर। तो ओवरऑल ए बी को हम एक्स वाई के बराबर कर सकते हैं। तो ये यूक्लिड का कौन सा अभिगृहित है, प्रथम अभिगृहित में ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। पहला है क्या, समांतर रेखाएं। तो देखिए समांतर रेखा किसको कहेंगे, मान लीजिए एक रेखा हम ये दिए, ठीक है, और एक दूसरी रेखा ये दिए, तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे। यानी यहाँ पर जितना रहेगा यहाँ पर भी उतने रहेगा, यहाँ पर भी उतने रहेगा, यानी हमेशा बराबर रहे। और दोनों ओर में किसी और, यानी इधर भी अगर हम बढ़ाएंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, इधर भी अगर बढ़ाएंगे तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे। तो ये रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगे, समांतर रेखा कहलाएंगे। कि एक ही ओर अगर हम बढ़ाएंगे अनिश्चित रूप से, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे और उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे। तो वही इसका डिफिनेशन क्या लिख देना है आपको, परिभाषित करना है आपको क्या, कि एक ही समतल में स्थित वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है, यानी बराबर रहती है, कांस्टेंट रहती है, तथा आगे या पीछे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। यानी आगे भी बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगी, पीछे भी बढ़ाएंगे तो कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये रेखाएं आपस में क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, लंब रेखाएं। अब लंब रेखा किसको कहेंगे हम, मान लीजिए एक ये रेखा है, ठीक है, और दूसरी रेखा ये है,
तो ये दोनों जो रेखा है एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पर एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जब एक रेखा दूसरी रेखा के बीच 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब वो दोनों रेखा आपस में क्या है, समकोण है या फिर लंब रेखाएं हैं। तो इसका आपको डिफिनेशन क्या लिख देना है कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे तो उसे लंब रेखाएं कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, लंब रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया लंब रेखाएं की बात। अब आगे आता है रेखाखंड। हम किसको कहेंगे, तो रेखाखंड कैसे कहेंगे, जिसको हम निश्चित बढ़ा नहीं सकते हैं, फिक्स जिसका वैल्यू दिया हुआ है। जैसे देखिए, एक रेखा ये हो गया। अब इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका यहाँ बिंदु रहेगा, ये भी लास्ट बिंदु रहेगा, जिसमें दो अंत बिंदु रहे। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो जिसमें दो अंत बिंदु रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड। तो रेखा के ऐसे भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, एक नहीं दो, तो उसको क्या कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं। अगर एक अंत बिंदु रहेगा, मान लीजिए ये है और ये ए है और यहाँ पे बी है, इसका अंत बिंदु तो ए हुआ, सिर्फ एक ही अंत बिंदु। तो जिसका एक ही अंत बिंदु रहे उसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या, किरण। और जिसका क्या रहे कि एक भी अंत बिंदु नहीं रहे, इधर भी हम अनंत जा सकते हैं, उधर भी हम अनंत जा सकते हैं, तो अब उसको क्या कहेंगे, रेखा। ठीक है। तो दो अंत बिंदु किसका, रेखाखंड का दो अंत बिंदु, इसका कितना अंत बिंदु, दो अंत बिंदु। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं, किरण का कितना अंत बिंदु, एक अंत बिंदु। ठीक है। आगे बात करते हैं क्या, वृत्त की त्रिज्या हम किसको कहेंगे। देखिए, वृत्त की त्रिज्या को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। तो देखिए, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। मान लीजिए एक ये सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल है तो इसका केंद्र कुछ ना कुछ होगा, ये इसका केंद्र है। ठीक। अब केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, उसी को त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये हुआ, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो वही क्या लिखना है आपको डिफिनेशन में, कि आपको लिख देना है क्या, कि वृत्त के केंद्र, देखिए, वृत्त के केंद्र तथा उसके परिधि के बीच की दूरी को उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो केंद्र से उस परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। इसको हम किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं, रेडियस जिसको कहते हैं। ठीक है। और इधर भी उतने रेडियस होगा, इधर आर तो ये भी आर। और ये टोटल यहाँ ए और बी की बात करें, ए बी, तो ए बी क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा मेरा व्यास। तो इसको हम डिटेल्स में बाद में बताएंगे फिर। ठीक है। तो अभी आप समझिए क्या कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो क्या, वृत्त के केंद्र तथा उसके परिधि के बीच की दूरी को उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट थर्ड, सॉरी ये थर्ड था, ये फोर्थ हो जाएगा आपका। यहाँ पे फोर्थ कर देना आपको, और ये हो जाएगा फिफ्थ। ठीक है, नंबरिंग मिस हो गया जरा सा, आपको इसको फिफ्थ कर देना है। अब देखिए, वर्ग को हमको क्या करना है, इसको कि डिफिनेशन सहित, परिभाषा सहित हमको बताना है कि वर्ग होता क्या है। तो देखिए, ये एक आकृति है, इसका हम नाम दे दिए ए बी सी डी। ठीक है। यदि ऐसा चतुर्भुज, वर्ग किसको कहेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, और जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो। प्रत्येक भुजा बराबर हो इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। सब आपस में क्या हो, बराबर हो, सब आपस में क्या, बराबर, सभी भुजाएं आपस में बराबर। ठीक है। तथा प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, और सभी आमने सामने भुजाएं समांतर हो। जैसे हम ए बी की बात करें, ए बी के सामने भुजा क्या, डी सी, ये दोनों आपस में समांतर हो। ए डी के समांतर क्या, बी सी, ये आपस में समांतर हो। तो ए बी समांतर डी सी और बी सी समांतर ए डी हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। कोण ए बराबर भी 90 डिग्री, कोण बी बराबर भी 90 डिग्री। ठीक है। सब आपस में क्या हो, 90 डिग्री हो, सब आपस में बराबर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक स्क्वायर यानी वर्ग कहेंगे। ठीक है। जिसकी चारों भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, और आमने सामने की यानी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, तो उसको क्या कहेंगे, हम एक वर्ग कहेंगे। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आपको क्या लिखना है, कि ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो, तो ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। ठीक है। तो वर्ग भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला क्या है, दो भिन्न बिंदु ए और बी
दो भिन्न बिंदु, पहला हम बिंदु ए ले लिए, ठीक है, ए, दूसरा बिंदु बी। दो भिन्न बिंदु रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए बी के बीच स्थित होता है। तो ए बी के बीच एक रेखा हो गया, इसके बीच स्थित क्या है, एक बिंदु सी है, ये इसके बीच में स्थित है, ठीक है। तो क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये सी को हम ए बी के बीच हम कहीं पर भी स्थित कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड में, कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। 3 बिंदु तो हो, लेकिन क्या है कि तीसरा बिंदु उस रेखा पर स्थित नहीं हो, इसका मतलब अलग हो। तो अलग हो कब? जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये एक रेखा है। अब तीसरा बिंदु जो होगा इस पर स्थित नहीं हो, तीसरा इस पर स्थित नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, कहीं अलग में हो जाएगा। मान लीजिए ये साइड हट के है थोड़ा ये, तो ये भी पॉसिबल है कि नहीं, हो सकता है? तो नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? अपरिभाषित शब्द है, इसमें हम कोई अपरिभाषित शब्द बोल सकते हैं? तो हाँ, एक रेखा है, एक बिंदु सब है, ये सब बिंदु है कि नहीं, अपरिभाषित शब्द। क्या ये अभिधारणाएं और अंतर्विरोध है? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें अपरिभाषित शब्द, तो वो क्या हो जाएगा कि रेखाएं, बिंदु, ये सब क्या है, अपरिभाषित शब्द है। तो हाँ, इस अभिधारणा में कई अपरिभाषित पद हैं, जैसे रेखाएं, बिंदु। आगे हम क्या बात कर सकते हैं कि यह अभिगृहित यूक्लिड के अभिगृहितों पर आधारित नहीं है। यानी सी, अगर हम बात करें, सी को निर्देश किए हैं, सी को अंकित किए हैं, तो ये क्या फिक्स है कि हम इसी जगह कर सकते हैं, इस जगह पे सी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका चर्चा अभिगृहित में नहीं है। तो वही चीज़ क्या है, वही चीज़ हम लिख दिए क्या, कि यह अभिगृहित यूक्लिड के अभिगृहितों पर आधारित नहीं है, हालांकि ये अभिगृहितों को अनुसरण करते हैं, क्योंकि दो दिए हुए बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है। दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है, सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है, ठीक है। तो ये अभिगृहितों को अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं कौन, ये यहाँ से यहाँ, क्या कि दो भिन्न बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जा सकती है। लेकिन हम सी को हम क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि कहाँ पर स्थित होगा फिक्स, ये हम यूक्लिड के अनुसार अभिगृहितों पर आधारित हम इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज हम क्या लिख दें, क्योंकि दो दिए हुए बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है, तो सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है, ये हो गया अभिगृहित में, ठीक है। लेकिन सी बिंदु के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कि ये अभिगृहित पर आधारित है, ठीक है। आगे देखिए 4, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट भी कीजिए। तो चलिए आकृति खींचते हैं। आकृति खींचेंगे, सबसे पहले क्या, हम एक बिंदु ए ले लेते हैं और दूसरा बिंदु एक बी ले लेते हैं। ये दो बिंदु ले लिए, इसके बीच ये रेखा एक मिल गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, कैसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। जब ए सी बराबर बी सी है, इसका मतलब इसी के बीच स्थित है। मान लीजिए हम एक बिंदु सी यहाँ पर हम स्थित कर दिए, तो ये आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है, इसका मतलब क्या कि ये और ये आपस में बराबर, ए सी बराबर बी सी। तो दिया है क्या, हम आपको लिख देना है। तो जब भी सिद्ध करना है आपको पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखना है। पहला क्या लिखना है, दिया है, क्या लिखे हम, दिया है। तो क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी, ये चीज़ दिया हुआ है। आगे क्या हो जाएगा, देखिए सिद्ध करना है क्या हमको कि ए सी बराबर हाफ ए बी, ये ए सी बराबर हाफ ए बी हमको सिद्ध करना है कि ए बी का ए सी क्या है, आधा है, ठीक है। अब देखिए ये क्लियर है कि ये बराबर जब है तो आधा होगा ही होगा, लेकिन हमको इसको सिद्ध करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे इसको कर सकते हैं। अब देखिए प्रमाण, ए सी बराबर बी सी, ये क्या है, दिया है, ये तो दिया हुआ था। अगर हम दोनों तरफ ए सी को जोड़ दें, देखिए ये तो दिया हुआ था ए सी बराबर बी सी, ए सी और बी सी दिया हुआ था, दोनों तरफ हम क्या प्लस किए, ए सी को हम प्लस किए। तो जब हम दोनों तरफ पक्षों में ए सी को प्लस करेंगे, दोनों पक्षों में क्या किए, हम बराबरों में बराबरों का योग किए, कि ये बराबर तो था पहले से, उसमें हम ए सी और ए सी एक प्लस और कर दिए। तो जब बराबरों में बराबरों का योग करेंगे तो पूर्ण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सी प्लस ए सी, कितना ए सी, टू ए सी, ए सी प्लस ए सी क्या, टू ए सी, और बी सी प्लस ए सी,
BC प्लस AC, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, AB। तो BC प्लस AB क्या हो गया, AB। अब देखिए अगर हम सिर्फ AC को फ्री करें, AC को फ्री करें तब क्या हो जाएगा, हाफ AB, यानी 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यही तो हमको सिद्ध करना था कि AC बराबर हाफ AB। तो इसको आपको एक कवर बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर देना है कि ये मेरा सिद्ध हो गया। आपको क्या लिख देना है यहाँ पर, प्रूफ्ड, ठीक है, आपको इसको घेर देना है, ये हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है, ठीक है, कहा गया कि बीच है। मध्य बिंदु कब कहलाएगा, इसका मतलब दोनों ओर से बराबर हो, देखिए दोनों ओर से बराबर है, मध्य बिंदु हो गया ये। तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, यानी और कोई इसका दूसरा मध्य बिंदु नहीं है, यानी सी है, एकदम फिक्स है कि सी ही होना चाहिए और कोई इसका दूसरा होना ही नहीं चाहिए। अगर हम दूसरा मान भी लेते हैं तो वो मेरा बिंदु सी पर ही आके स्थित होना चाहिए। इसका मतलब वो क्या है आपस में, तब हम बोल सकते हैं कि सी बिंदु ही सिर्फ अकेला ऐसा बिंदु है जो कि ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो चलिए इसमें भी हम सिद्ध पहले ड्रॉ करते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एक रेखा हो गया। अब इसके बीच स्थित क्या है, सी, ये तो हम जान रहे हैं कि मध्य बिंदु है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक एक्स्ट्रा बिंदु मान लेते हैं जो कि हम अपने अनुसार बोलते हैं कि ये हम क्या किए, इसको हम क्या माने, मध्य बिंदु माने। किसको, एक डी बिंदु ले लिए जो कि हम इसको बोले कि डी ही मध्य बिंदु है, सी नहीं है। सी को हमको सिद्ध करना है लेकिन हमको डी मान लिए कि डी मध्य बिंदु है, तब हम क्या क्या कर सकते हैं, तब हमको सिद्ध करना होगा कि डी और सी एक ही बिंदु है, तब ना वो आपस में बराबर है, ठीक है। तो डी हम क्या किए, एक एक्स्ट्रा बिंदु लिए। अगर एक्स्ट्रा बिंदु उसी पर अध्यारोपित हो जाए, किस पर, सी पर, तब इसका मतलब क्या है कि सी के अलावे कोई बिंदु, कोई अन्य मध्य बिंदु संभव नहीं है, ठीक है। इसका मतलब डी अगर सी पर अध्यारोपित हो जाए तो हम एक्स्ट्रा कोई बिंदु मध्य बिंदु नहीं बोल सकते हैं। अगर अध्यारोपित नहीं हो तो डी भी एक मध्य बिंदु होगा और सी भी हो सकता है। तो चलिए हम डी को क्या किए हैं, एक मध्य बिंदु माने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कोई अन्य मध्य बिंदु डी है, ए बी का हम मध्य बिंदु क्या मान ले लिए, डी माने, ठीक है। अब देखिए तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, जब ए डी मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर हाफ ए बी, जैसे सी मध्य बिंदु था, सी मध्य बिंदु था पिछले में, ठीक है। तो हम उसमें क्या किए, ए सी बराबर हाफ ए बी किए थे। तो इसमें क्या है कि ए डी बराबर हाफ ए बी हम कर दिए, क्यों, क्योंकि डी को हम मध्य बिंदु माने हैं। अब देखिए नेक्स्ट दिया है कि सी ए बी का मध्य बिंदु है। अब ये चीज तो दिया हुआ था कि सी ए बी का मध्य बिंदु है, तो सी जब ए बी का मध्य बिंदु है तो इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी बराबर हाफ ए बी लिख सकते हैं ना, ए सी बराबर हाफ ए बी। अब देखिए यहाँ भी हाफ ए बी आ गया और दोनों साइड क्या है, हाफ ए बी है, ऊपर भी हाफ ए बी है, देखिए यहाँ भी हाफ ए बी आ रहा है और यहाँ पे भी हाफ ए बी आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ए डी बराबर ए सी, ये भी आपस में बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 इसको मान लिए और इसको हम समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। तो समीकरण 1 के साथ 2 से क्या हो जाएगा, ए डी बराबर ए सी, क्यों, क्योंकि ये हाफ ए बी यहाँ भी है, हाफ ए बी यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाफ ए बी और ए सी बराबर हाफ ए बी, तो ये भी आपस में क्या, बराबर। अब देखिए जब ए डी और ए सी आपस में बराबर है, इसका मतलब ए डी जितना है ए सी भी उतने है, इसका मतलब डी और सी बिंदु एक ही है। हम तो माने कि डी अलग है लेकिन आ गया क्या, एक ही बिंदु आ गया, इसका मतलब डी और सी एक बिंदु है कि नहीं। तो अतः सी और डी दोनों एक ही बिंदु है। तो जब सी और डी एक ही बिंदु है तो क्या हम कोई अन्य मध्य बिंदु और बोल सकते हैं। अगर हम कोई बोले भी, डी को हम बोले क्या अन्य मध्य बिंदु है, लेकिन वो क्या हो गया, सी पर ही आके स्थित हो गया। इसका मतलब केवल और केवल सिर्फ एक ही मध्य बिंदु कौन है, सी है, ठीक है। तो हम स्पष्टता क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है। अगर हम दूसरा लेंगे भी तो वो क्या हो जाएगा, फिर उसी पोजीशन पर चले जाएगा,
यानी वो वहीं पे इंडिकेट करेगा कि नहीं ये मध्य बिंदु है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 5.10 जो कि ये दिया हुआ है, यदि AC बराबर BD है, AC और BD आपस में क्या है, बराबर है। AC और BD देखिए, A से C और B से D आपस में ये बराबर है, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए हम कलर चेंज करते हैं थोड़ा, सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD, इसको हमको पीला को बराबर हमको सिद्ध करना है, लाल तो ऑलरेडी बराबर है। अब कैसे करेंगे इसको, तो चलिए देखिए, AC बराबर BD तो दिया हुआ है, ये क्या है, दिया है, देख सकते हैं ना, AC बराबर BD, क्यों, क्योंकि ये तो दिया हुआ है। अब देखिए AC बराबर BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD, देखिए B से D, BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम AC को क्या लिख सकते हैं, ऐसे A से C को, हम BD को नहीं लिखे हैं अभी, ये तो दिया हुआ था, हम इसको अभी कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, अब हम पुनः AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं क्या, AB प्लस BC, ये हम किसको लिखे, AC को लिखे। अब जब AC को ये लिखते हैं तो हम इसके पोजीशन पे हम रख सकते हैं, देखिए क्या, कि बिंदु B, बिंदुआ AC A और C के बीच है, A और C के बीच है बिंदु क्या, B, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। तब देखिए जब ये बीच स्थित है, बिंदु B बिंदुआ A और C के बीच स्थित है, B जो है A और C के बीच स्थित है, तब ना हम लिख सकते हैं कि AC बराबर AB प्लस BC। अब देखिए AC और AC ये आपस में बराबर आया कि नहीं, ये भी AC था, ये भी AC था, इसका मतलब ये भी आपस में बराबर होगा, तो BD बराबर क्या, AB प्लस BC, ये भी आपस में बराबर, तो ये आपस में बराबर हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम BD की बात करें तो AB और यहाँ पर BC, AB और BC, इस AB को और इस BC को अभी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम BD, जैसे यहाँ पर AC और AC दो निकाले, अब BD यहाँ पर निकल गया, फिर एक BD और निकालेंगे, फिर और BD और निकालेंगे, तो अब इस BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, तो इस BD को हम क्या लिख दिए, BC प्लस CD। एक BD को पहले सिद्ध किए, निकाले, और इस BD को हम इसके हेल्प से लिखे, तो क्यों लिखे, बिंदु C बिंदुओं B और D के बीच है, बिंदु C जो है B और D के बीच स्थित है, इसलिए हम BC प्लस इसको CD लिखे। अब देखिए यहाँ भी BD, यहाँ भी BD, इसका मतलब ये भी आपस में बराबर, तो ये आपस में बराबर होगा तो क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि ये भी आपस में बराबर, कौन, AB प्लस BC बराबर BC प्लस CD, दोनों साइड BC BC है, कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा BC BC, बचेगा क्या, AB बराबर CD, तो यही मेरा हो जाएगा, यही हमको सिद्ध करना था कि AB बराबर CD है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको आपको मतलब क्या करना है, हाईलाइट कर देना है कि ये प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, यानी पांचवा जो अभिगृहित है ये सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि यह पांचवी अभिधारणा से संबंधित नहीं है। अब देखिए अभिगृहित 5 जो है ये सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, अभिगृहित 5 को आपको ध्यान में रखना है। 5 क्या है कि यूक्लिड के 5वें अभिगृहित के अनुसार पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि एक सर्कल हम जैसे ड्रॉ किए, ठीक है, इसका भाग ये हो गया, इसका भाग हम क्या ले लिए, इसका भाग हम ये ले लिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, किसी भी सर्कल का या फिर कोई भी भाग का, ठीक है, तो कोई भी भाग का पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे इस हम सर्कल की बात करें तो ये एक पूरा सर्कल हो गया, तो कोई भी चीज़ अगर पूर्ण है तो वो अपने पार्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे हम मान लीजिए एक घर बनाए, ठीक है, इसमें ईंट लगा हुआ है छोटा छोटा, ठीक है, ईंट जब लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, घर जो है ईंट से बड़ा है, बोल सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि घर का ही तो भाग ईंट हुआ,
उसी तरह हम क्या बोल सकते हैं कि पूर्ण, जो भी कंप्लीट हो गया उसका जो भी भाग है तो उस भाग से तो कंप्लीट बड़ा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यह संसार में किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है, यानी किसी भी वस्तु के लिए हम अप्लाई करें तो वो भी, जैसे हम घर के लिए अभी अप्लाई किए, सर्कल के लिए किए, किसी भी वस्तु के लिए करें तो ये हमेशा सत्य होगा, ठीक है। अतः इसे सार्वभौमिक सत्य माना गया है। किसको? यही पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में क्या है कि आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा अभी तुरंत बताए थे हम, किस प्रकार लिखेंगे कि ताकि यह सरलता से समझाया जाए। तो देखिए पांचवी अभिधारणा क्या है कि यदि दो रेखाएं, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांचवी अभिधारणा अभी तुरंत सिद्ध किए थे हम, क्या था कि दो एक सरल रेखा था, एक तिर्यक रेखा अगर है, अगर एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। अगर एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम आ रहा है तो इसका मतलब जिधर कम आ रहा है वो उधर ही क्या करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक है। और जिधर अधिक आ रहा है उधर क्रॉस नहीं करेगा। तो वही चीज़ पांचवी अभिधारणा में अभी हम तुरंत बताए। तो इसको आपको कैसे लिखना है, देखिए यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटे कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, तो जिस तरफ, देखिए जिस तरफ ये, जैसे मान लीजिए ये है, ये दोनों का योग आ रहा है 180 डिग्री से कम, तो जिस तरफ ये 180 डिग्री से कम आता है तो उधर ही ये एक दूसरे को क्या करेगा, कटिंग करेगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। और जिधर अधिक आएगा उधर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। ये दो रेखा हो गया, एक रेखा ये हो गया, ठीक है। जिसको हम अलग कलर से थोड़ा दिखा देते हैं। ये एक रेखा हो गया, अगर ये दोनों का योग 180 डिग्री से कम आ रहा है, तो यदि कम आ रहा है तो इसका मतलब वही साइड इधर ही अगर हम बढ़ाएंगे दोनों रेखा को तो एक दूसरे क्या करेगा, प्रतिच्छेद कर देगा, ठीक है। तो वही चीज हम लिख दिए हैं इसमें, क्या यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, तो जिस तरफ अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा उसी ओर प्रथम दो रेखाएं आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करेगी। तो उसी तरफ क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद हो जाएगा जिधर ये कम होगा 180 डिग्री से, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट सवाल, यानी चैप्टर 5 का, क्लास 9 के चैप्टर 5 का, जो कि एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट सवाल है, तब फिर चैप्टर 5 खत्म, ठीक है। तो देखिए लास्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? तो हाँ होता है। कैसे होता है, देखिए समांतर रेखा का भी हम केस बताया अभी। क्या केस था कि यदि दो रेखा है मेरा, ठीक है, और एक ये तिर्यक रेखा है, अगर ये कोण और ये कोणों का योग, यानी ये कोण और ये कोण दोनों को मिलाकर 180 डिग्री आ रहा है, ये दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, रेखाएं L1 और L2 ये आपस में क्या है, समांतर है। हम क्या बोल सकते हैं इसको, L1 समांतर L2, कब, जब ये 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी को हम लैंग्वेज में क्या लिखें, चलिए देखिए आपको लैंग्वेज लिख लेना है, क्या कि माना दो सरल रेखाओं M और N, एक सरल रेखा L इस प्रकार पड़ती है। देखिए हम इसको क्या मान लिए, M और N मान लेते हैं। ये क्या है, ये M है, ये N है, एक सरल रेखा ये L पड़ गया, ठीक है। तो L पड़ गया, L इस प्रकार, ये L है, ये भी L है, ठीक, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। सर ये पूर्ण विराम है, इसको L नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए माना दो सरल रेखाओं M और N पर एक सरल रेखा, दो सरल रेखा पहले से है, ये पहले से था, ठीक है। अब इस पर एक सरल रेखा L पड़ गया, L पड़ा कि नहीं, सरल रेखा क्या पड़ गया, L इस प्रकार पड़ती है कि L के एक ओर के अंतःकोणों का योग, एक ओर के अंतःकोणों का योग
दो समकोण हो तो यूक्लिड के पांचवें अभिधारणा के अनुसार, यानी दो समकोण मतलब क्या, 180 डिग्री हो, ठीक है, तो यूक्लिड के पांचवीं अभिधारणा के अनुसार यह रेखा एल के इस ओर नहीं मिलेगी, यानी एल के इस ओर नहीं मिलेगी, यानी ना इस ओर मिलेगी ना उस ओर मिलेगी, क्योंकि एल के दूसरे ओर के अंतःकोणों का योग भी दो समकोण होगा। यानी एक साइड अगर समकोण हुआ तो इधर भी क्या होगा, इधर भी 180 डिग्री के योग के बराबर होगा। तो जब इधर भी 180 डिग्री के योग के बराबर हुआ, इधर भी 180 डिग्री योग के बराबर हुआ, तो ये इधर भी कहीं पर भी नहीं मिलेगा एक दूसरे को, ठीक है। ये एक तिर्यक रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये एल और एम कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा और इधर भी बढ़ाने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर भी 180 डिग्री योग आ रहा और इधर भी 180 डिग्री योग आ रहा, ठीक है। तो उसी को हम लैंग्वेज में लिख दिए क्या, कि चूंकि रेखा एल के दूसरे ओर के अंतःकोणों का योग भी दो समकोण होगा, अतः एम और एन दूसरी दिशा में भी बढ़ाने पर नहीं मिलेगी, ये दूसरी ओर भी नहीं मिलेगी। अतः रेखाएं एल तथा एम, अतः रेखाएं एल तथा एम कभी भी नहीं मिलेगी, एल और एम भी क्या होगी, सॉरी यहाँ एम हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एम कर देना है, सॉरी ये एम हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन, यहाँ पर एन, ठीक है। अतः रेखाएं एम और एन, अतः रेखाएं एम तथा एन कभी भी नहीं मिलेगी, इस प्रकार ये रेखाएं एम और एन समांतर होगी। तो जब ये कभी नहीं मिलेगी तो हम क्या बोल सकते हैं, ये समांतर होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज में टोटल इतना ही सवाल था, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।